सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों। साहित्य समागम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि पूर्व में मैंने आपसे सूचित किया था कि 6 तारीख को एलटी सहायक अध्यापक हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और हूबहू इसका आकलन आप करेंगे आने वाली परीक्षा में कि आपको ऐसा लगेगा कि इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और निश्चित तौर पर बनेंगे। इससे पूर्व अगर आपने हिंदी के पेपर नहीं देखे होंगे, हिंदी एलटी बिहार पीजीटी झारखंड और जीआईसी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एलटी का, तो आप प्ले लिस्ट ओपन हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ में मैंने हिंदी का सिलेबस और पेडागोजी का जो सिलेबस है उसके बारे में भी पूरा विवरण और एक विश्लेषण किया गया है, आप उसको भी वहाँ दे सकते हैं। और चैनल में जाके मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं, आप उन क्वेश्चनों का अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो आते हैं आज अपने अपने बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सहायक अध्यापक हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट होगा आज होगा एनसीईआरटी व्याकरण और संस्कृत से संबंधित। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स पर अपना मत प्रकट करें कि आपको ये कैसा लगा। साथ में अगर कहीं ये हार्ड लगा होगा तो हम इसमें शीतलता लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है आज के जो प्रैक्टिस सेट का। पिता शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। जो पिता शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? पित्रम पित्रो पित्रन पित्राः। पित्रम पित्रो पित्रन पित्राः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा निश्चित तौर पे इतने कहने से। तो इसका आंसर होगा ए। मैंने ए बी सी डी ऐसा नहीं डाला, लेकिन आप आकलन कर सकते हैं सीरियल वाइज। तो इसका ए होगा, पित्रम होगा। ठीक है। अब जो पहली विभक्ति में आएगा पिता पित्रो पितरः आएगा, जबकि द्वितीय विभक्ति में आएगा पित्रम पित्रो पित्रन। ठीक है। तो पिता शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। सॉरी, इसमें बहुवचन पूछा गया है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पूछा गया। मैं द्वितीय विभक्ति का दो वचन जो होगा वह एक वचन होगा पित्रम और दो वचन होगा पित्रो, और इसका बहुवचन होगा पित्रन, यानी सी इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का, कृत्यवान में प्रत्यय होगा। दूसरा क्वेश्चन है कृत्यवान में प्रत्यय होगा। अन्यार, ये हलंत लगा लेना। कत्वतु, कत्वतु। तीसरा सी है सनच और तुमन, चौथा है तुमन। तो पहले अन्यार है, दूसरा कत्वत्व है, तीसरा सनच है, चौथा तुमन है। तो इसका कृत्यवान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कृत्यवान में जो प्रत्यय होगा वह कत्वत्व होगा, क्योंकि कृ धन कत्वत्व। तो इसका क्या हो जाएगा? कृत्यवान। तीसरा क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? जो कादम्बरी संस्कृत की रचना है, आपका ये संस्कृत से संबंधित है और इसमें सारे मिश्रण किए गए हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा वैसे आपको इसमें व्याकरण और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है भवभूति और तीसरा है भारवी। ये भरवी लिखा है, भारवी कर लेना इसको। तो इसका सही आंसर आपने आकलन क्या होगा? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, भारवी। तो कादम्बरी जो नाटक है ये बाणभट्ट की है, और बाणभट्ट की जो और रचनाएं भी हैं इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं काफ़ी परीक्षा में आते हैं। जैसे हर्षचरित हो गया, चंडी शतकम, इनके काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कालिदास की। रघुवंशम तुमने जानते होंगे, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश इनकी रचना है। भवभूति की जो रचना है, भवभूति की जो रचना है उत्तरामचरित है, जबकि भारवी की जो रचना है वो रचना किरात अर्जुनम है। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ये पिछले बार पूछा गया था इस प्रकार से क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, पाणिनि प्रतिहार में सूत्रों की संख्या है। जो पाणिनि प्रतिहार है जिसके तहत संस्कृत के स्वर व्यंजनों को पढ़ा जाता है एक सूत्र में, उसका आकलन किया जाता है अच्छी तौर से। तो पाणिनि प्रतिहार में सूत्रों की संख्या कितनी है? 11, 12, 14 और 15। तो आप लोगों ने अपना आकलन कर लिया होगा। पाणिनि प्रतिहार में 14, जो सूत्रों की संख्या 14 है।
ठीक है। पाणिनि प्रतिहार को शिव प्रतिहार भी कहा जाता है, इसको प्रतिहार भी कहा जाता है, ठीक है, और महेश्वरी प्रतिहार भी कहा जाता है। तो इन नामों से भी इसे जाना जाता है। अगला 5वां प्रश्न है, किस विभक्ति में तव्य, अन्यार, यत्ति, अणत्ति, ये अण होगा, आधा बौ लगा हुआ, अणत्ति और क्या प्रत्यय होगा? ताव्य होगा, अन्यार होगा, यत्त होगा, अणत्य होगा, कैप होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ विभक्ति, तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। तो जो यह किस विभक्ति में आएगा, तो यह किस विभक्ति में जो ये सूत्र है किस विभक्ति में आएगा, तो आपने आकलन कर दिया होगा कि यह सूत्र किस विभक्ति में आएंगे। तो यह सूत्र जो है षष्ठी विभक्ति में यह सूत्र आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब्बू के साथ 2.5 दिन संस्मरण किस कवि का है? अब्बू के साथ 2.5 दिन, यह संस्मरण जो है किस कवि का है? बाल मुकुंद, सत्यजीत राय, शेखर जोशी, हैदर रज्जा। तो यह किसका होगा? अब्बू के घर 2.5 दिन, तो यह होगा सत्यजीत राय का होगा, यानी बी इसका आंसर होगा। बाल मुकुंद गुप्त में भी आपका एनसीईआरटी के तहत इसमें लगा हुआ है और विदाई संभाषण लगा हुआ है आपके, जो अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। शेखर जोशी की गलता लोहा, पिछले बार पूछा गया था कि शेखर जोशी की जो गलता लोहा है 2021 एलटी में, वह किससे संबंधित है? तो ये जातिवाद से संबंधित था। और हैदर अली भी आपके एनसीईआरटी में, शायद हैदर अली भी लगे हुए हैं। 7वां क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है? जो भक्तिन है, जो ये भक्तिन रचना लगी है एनसीईआरटी में, यह महादेवी वर्मा की है। यह किस संस्मरण से रेखा चित्र से लिया गया है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, पाथ होगा इसमें, पथ के साथी, सारथी, स्मृति की रेखाएं। तो इसमें आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो भक्तिन है वो किस संस्मरण में लगा हुआ है? तो यह लगा हुआ है स्मृति की रेखाओं में, ठीक है। इनकी 4 बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा की, जैसे आप जानते होंगे। अतीत के चलचित्र 41 में, स्मृति की रेखाएं 42 में, पथ के सारथी 1956 में और मेरा परिवार 1972 में। 2021 में अल्टी में यह पूछा गया था कि मेरा परिवार की रचना किस सन में हुई थी? तो 1972 था इसका। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो स्त्री से संबंधित है, 1942 में। यह आप इसको भी नोट कर लेना। तो महादेवी वर्मा स्त्री से संबंधित ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा इन्होंने एक निबंध लिखा था, श्रृंखला की कड़ियाँ, 1942 में। तो आप इस प्रकार से और क्वेश्चनों को भी नोट करते रहेंगे। आगे 8वां नंबर का प्रश्न है, इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें करीबन 40 से 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस सेट बनाया। निश्चित तौर पर इसका आकलन करने के उपरांत आपको निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि वास्तव में इस प्रकार का पेपर आएगा। संस्कृत से भी क्वेश्चन बनेंगे, एनसीईआरटी से बनेंगे, व्याकरण से बनेंगे, साहित्य कुछ नहीं है। और इस प्रैक्टिस सेट करने के उपरांत आप अपना जो अध्ययन सामग्री है उसमें चेंजिंग करोगे, अपने जो पढ़ने का उसका अपना तौर तरीका स्वयं ही बदल दोगे। इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। 8वां नंबर का प्रश्न है, यशोधर बाबू कृष्णानंद किस लंबी कहानी के पात्र हैं? यशोधर बाबू और कृष्णानंद किस कहानी के पात्र हैं? नमक का दारोगा, सिल्वर वेंडिंग, राही, इसमें राही कर लेना हम लोग, कोसी का घटवार। नमक का दारोगा ए, बी सिल्वर वेंडिंग, सी राही और डी होगा कोसी का घटवार। तो इसका सही आंसर होगा यशोधर बाबू और कृष्णानंद जो है सिल्वर वेंडिंग के पात्र हैं। इसमें मैंने लिखा एक शब्द नमक का दारोगा, तो दरोगा नहीं होता है। अगर शुद्ध में आएगा तो आपको दारोगा ही लिखना है। आप एनसीईआरटी में देख लेना इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि कोसी का घटवार भी हो गया, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो इस रचनाओं पे आपने सभी रचनाएं देखनी है। कोसी का घटवार जो है
मनोहर श्याम जोशी की है। राजेश जो ये सिल्वर पेंटिंग है ये जो है मनोहर श्याम जोशी की है, और ये कश्यप के लिए ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और धारावाहिक के पिता के नाम से मैंने भी जाना जाता है। अगला 9वां प्रश्न है एनसीईआरटी से, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक और मतवाला जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी, आज्ञे, शिवपूजन सहाय, गिरिजा कुमार माथुर। तो यह जो जागरण, हिमालय ये पत्रों का जो संपादन किया था, तो यह किया था शिवपूजन सहाय। ठीक है। अब शिवपूजन सहाय की एक रचना लगी हुई है एनसीईआरटी में, जैसे आपने आकलन किया होगा, माता का आंचल। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही पहला पार्ट है, बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध है ये। और माता का आंचल जो एक उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो जिसे हम आंचलिक उपन्यास का एक मार्ग प्रशस्त होने का प्रमाण भी उस उपन्यास से दिया जाता है। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, अब महिला आंचल को हम पहले आंचलिक मानते हैं 1954 में, लेकिन अगर मार्ग प्रशस्त की बात करें तो देहाती दुनिया 1926 में इसे ही प्रारंभ माना जाता है आंचलिक उपन्यास का। तो देहाती दुनिया जो है माता का आंचल लगा हुआ है। माता शिव पूजन सहाय की जो रचना लगी हुई है तुम्हारे पास, माता का आंचल। ठीक है। और इसी के अंतर्गत इनके जो है ये पत्रकारिता के भी नाम भी दिए गए हैं। जैसे पिछले बार दिया गया था ओम थानवी की पत्रिका दी गई थी 2018 में। तो ऐसे नहीं कि रचना ही आएगा, रचना के साथ कुछ, जैसे पिछले बार एक किसी पात्र का भी दिया गया था, तस्तुस ऐसा ही कुछ नाम था। तो आप सभी चीज़ें आपने नोट करनी है। अगला 10वां नंबर का प्रश्न है, तुम्हारी यह दातुरिया मुस्कान मृतक पे में डाल देगी जान। यह पंक्तियाँ किस कवि की? काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, शायद में आपको मालूम होगा, नहीं भी होगा तो आप यहाँ अपना आकलन कर सकते। दुष्यंत कुमार, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरजा कुमार माथुर। तो यह दातुरिया जो मुस्कान ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लेगा है, तो यह जो है नागार्जुन की है। ठीक है, इनकी कविता लगी है। ये दातुरिया, तुम्हारी दातुरिया मुस्कान और दूसरी फसल, ये एनसीईआरटी में लगा हुआ है। प्रगतिवाद का सालका पुरुष भी इन्हें माना जाता है। ठीक है। और ये प्रगतिवादी कवि थे त्रिलोकचंद के साथ, अग्रवाल जी के साथ। अगला फिर इसमें मैंने 10 से 11 क्वेश्चन संस्कृत के लिए हैं और 10 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के लिए हैं। अब इसमें 11 क्वेश्चन है, नास्तिक में समास होगा, कौन सा नास्तिक में समास होगा? आलुक, इतरेतर, नव, उपपद। तो नास्तिक में कौन सा समाज होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा। उलुक, आलुक, इतरे इतर, इतरेतर, नव, उपपद। तो इसका होगा सी यानी नौ। अब सी कैसे होगा? ये तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आते हैं उलुक, आलुक और नौ, क्योंकि धर्म है। तो अधर्म, हमने धर्म के, जैसे आस्तिक है, आस्तिक है और आस्तिक के आगे हमने नौ लगा दिया तो अनास्तिक हो गया। ठीक है। जैसे प्रिय है, प्रिय के आगे हमने नौ लगा दिया, अप्रिय है, प्रिय हो गया। धर्म है, धर्म के हमने आगे लगा दिया, नौ लगा दिया, अधर्म हो गया। ठीक है। तो नास्तिक है, आस्तिक के साथ हमने नौ आगे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप इन्हें भूलेंगे नहीं। और निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। पेपर काफ़ी हार्ड आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार से पेपर बनेगा निश्चित तौर पे। 12 नंबर का प्रश्न है, लोट, इसमें हलंत लगा देना। लोट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। जो लोट लकार है उसमें लोट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। अभवतम, अभवताम, अभवत, अभवात। ठीक है। अभवतम, अभवताम, अभवत, अभावात। ठीक है। तो इसका द्विवचन आपने मध्यम पुरुष द्विवचन होगा, तो इसका मध्यम पुरुष क्या होगा? अभवतम, यानी ए इसका आंसर सही होगा। इसका इस प्रकार से चलेगा,
पठत, पठता, पठतम, पठत। ठीक है, इस प्रकार से इसका धातु रूप चलेगा। आगे है 13 नंबर का प्रश्न, प्राधन इजते, प्राधन इजते सही संधि शब्द कौन सा है? प्रधन अजते का सही संधि विच्छेद होगा प्रधन अजते, इजते, प्राभिजते, प्रयजते, प्रायते, प्राजते। तो इसका सही आंसर होगा प्रेजते। प्राधन इजते का क्या होगा? ए में प्र में ई की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ होगा प्रेजते। 14 नंबर का प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 19, 20, 29 और 22। तो रघुवंश महाकाव्य में 19 है सर्गों की संख्या, जबकि 29 राजाओं का, कहीं पर हमें 31 राजाओं का उल्लेख भी उसमें किया गया है, मिलता है। ठीक है, और कालिदास की यह रचना है रघुवंशम। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ऋतुसंहार है, मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। गीति काव्य भी हैं और नाटक भी हैं और काव्य भी हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 और 15। सिर्फ स्वरों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा। तो संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है यह 13 है, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। 16 नंबर का प्रश्न है, राम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। जो राम शब्द है इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा राम का? रामेण, रामेः, रामोः, रामे। ठीक है, रामेण, रामेः, रामोः, रामे। तो इसका सही आंसर होगा राम शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप जो होगा वो रामेः होगा। ठीक है, ये हलंत वाला बी वाला इसका सही होगा। ठीक है, अब राम का रूप किस प्रकार से चलेगा? रामः, रामोः, रामः, रामम, रामोः, रामन, रामेण, रामाभ्यम, रामेः, रामाय, रामाभ्यम, रामाभ्य, रामत्तु, रामाभ्यम, रामाभ्य, रामस्य, रामयो, रामेणम, रामे, रामयो, रामशु। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार बालक का चलेगा, छात्र का चलेगा, राजा का चलेगा, कबूतर, बकरा, पेड़। इस प्रकार से इनके इसी प्रकार से इसी क्रम में रूप चलेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन किस साहित्यकार का है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बचन सिंह। तो यह एनसीईआरटी से है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि देखने का पक्षपाती हूँ। कई बार नेट में पूछा गया है, एलटी में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है, केबीएस नवोदय में पूछा गया है। कई एग्जामों में यह क्वेश्चन या कोटेशन पूछी जाती है। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की का कथन है। अब आप में शीर्षी का फूल लगा हुआ है एनसीईआरटी में, जो निबंध है उसके तहत ही वहाँ पर यह कथन दिया गया है। तो आपने इस प्रकार से भी रचनात्मक ढंग से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, खेत ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी। ठीक है, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। 18 नंबर का, खेत को न किसान को, खेत को न किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को न बनिज, ना चाकर को चाकरी। यह पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। यह जो पंक्तियाँ हैं यह किससे ली गई है? यह पंक्तियाँ कवितावली से ली गई है। कवितावली आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उत्तरकांड से यह लिया गया है। इसमें कवितावली में 7 कांड है, उसमें से उत्तरकांड है। नोट कर लेना, रामचरित में भी 7 कांड है, लेकिन कवितावली में भी 7 कांड है।
अगला 19 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। पहलवान का ढोलक किस कवि की प्रतिनिधित्व कहानी है? पहलवान का ढोलक, एनसीईआरटी में लगा हुआ आपका। धर्मवीर भारती, जनेंद्र कुमार, रेणु, रघुवीर सायक। तो पहलवान का जो ढोलक लगा हुआ है, यह रचना किसकी है? आपने आकलन कर लिया होगा बेहतर रूप से। तो यह रचना रेणु जी की है। ठीक है, आगे 20 नंबर का प्रश्न है। प्राकृति के विनाश के कारण आदिवासी समाज में संकट का उल्लेख किस कविता में किया गया है? प्रकृति के विनाश के बारे में आदिवासी समाज के संकट के उल्लेख किया गया। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन, असमंजस की भावना पैदा हो रही होगी आपके मन में कि पेपर ज़्यादा उल्ट पटांग से बना रखा है, लेकिन मैं आपका इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पिछली बार लिखा था कि जो कुएं खोदने से संबंधित जो है राजस्थान से संबंधित कोई कथन था, ऐसे ही कथन पूछा गया था कि जो वहाँ के कुओं के बारे में, वहाँ के प्रकृति के बारे में पूछा गया था कि किस कविता में है। तो इसी प्रकार से आदिवासी समाज में तो ऑलरेडी आते ही है कई रचना। मैला आंचल आदिवासी समाज से है। आज वर्तमान में जो है पिछड़ों के हित की बात करने वाली जो हमारे सरकारें होती है, तो उनको आगे लाने का, चाहे शिक्षा में, हर क्षेत्र में। जैसे आज आदिवासी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण देना चाहूँगा। आदिवासी जो है जाति की, सांताली जाति की महिला द्रौपदी मुर्मू आज हमारे देश की राष्ट्रपति है, पहले आदिवासी। मैले आंचल जो कि एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, 1954 की, यहाँ भी आदिवासी समाज से वह रचना लगी हुई थी और यहाँ पर भी उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन को दूसरे से आप कन्वर्ट करोगे, उनका समन्वय करोगे, तो जोड़कर देखोगे तो आपका आकलन बेहतर रूप से हो सकता है। कुल मिलाकर एक रचनात्मक मूल्यांकन आप कर सकते हो। तो सबसे खतरनाक घर की याद, वे आंखें, आओ मिलकर बचाए। तो यह किस कवि से लिया गया है? कविता से। सबसे खतरनाक घर की याद, वे आंखें, आओ मिलके। तो इसका सही आंसर हो गया, जो आदिवासी समाज का संकट के बारे में लिखा गया है, आओ मिलकर। डी इसका आंसर होगा। आओ मिलकर जो रचना है यह किसकी है? यह जो है निर्मल पुतुल की है, निर्मल पुतुल की है। ठीक है, और सांतली भाषा से संबंधित यह रचना है। ठीक है, अब हम व्याकरण में आएंगे। हमने 20 क्वेश्चन संस्कृत के और एनसीईआरटी के कर लिए। पिछली बात करूं तो 8 से 9 क्वेश्चन संस्कृत से बने थे, 7 से 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने थे। उससे पहले जो है 11 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने थे। तो इस प्रकार 14 और 10 के बीच में आएंगे आप। तब तक आप बेहतर आकलन आपका नहीं हो सकता है। तब तक आप इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको चारों चीज़ों का मिश्रण करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के साथ साथ आपको संस्कृत देखना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, आपको शिक्षण अभिरुचि भी देखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। किस विषय की पूरी छानबीन करने वाला किसी विषय की पूरी छानबीन करने वालों को कहते हैं? क्या कहते हैं? विश्लेषण, आकलन, विवेचन या पूछताछ। तो जो इस प्रकार से है, थोड़ा सा फ़ोन में दिक्कत हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं किस नंबर का प्रश्न। किसी भी विषय की पूरी छानबीन करने वाला को कहते हैं विश्लेषण, आकलन, विवेचन और पूछताछ। तो किसी भी विषय की छानबीन करने वाले के बारे में जो इसका होगा, इसका सही आंसर होगा बी, सी, विवेचन। विवेचन, किसी विषय की हम पूरी छानबीन करना विवेचना या विवेचन होगा। ठीक है, आगे है 22 नंबर का। बारात का तत्सम शब्द होगा वरदान, वर वधू बारात, दंपति की बारात या वर यात्रा। तो 22 नंबर का सही आंसर होगा वर यात्रा जो है तत्सम शब्द इसका होगा। अगला हम 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है?
संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है, तुर्की का है। तो जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, या फारसी का शब्द है, जबकि उर्दू जो है तुर्की का शब्द है। ठीक है। और जो सिंधु है वो हिंदू से बना है। ठीक है। तो आप ऐसे मत मान लेना कि हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, यहाँ फारसी भाषा से हुई है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो फूल के पर्यायवाची इनमें से 4 में से कौन सा नहीं होगा? पुष्प, अली, सुमन, लतांत। ठीक है। तो इसमें से आपने सही आकलन कर लिया होगा कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है अली। पुष्प, सुमन और लतांत जो है फूल के हैं। जो अली है किसका है? अली, भौरा, भ्रमर, षष्ठ पद, ये है भौरे का है ये। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका। तो यह वाक्य किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है। तो आप जानते होंगे ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका, क्योंकि हवा चल रही थी मैं उठ नहीं सका। तो इस वाक्य में कौन सा होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर होगा संयुक्त होगा। परंतु किंतु इसलिए, ठीक है, ये गाना सुना होगा आपने, परंतु किंतु इसलिए जो है संयुक्त वाक्य में आते हैं, जबकि यहाँ वहाँ जैसे तैसे है तो मिश्रित वाक्य में आते हैं। और सरल वाक्य जो होगा, ठीक है, तो इन दोनों का आप नोट कर लेना। 26 नंबर का प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि होगी? तो व्यायाम में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, यण संधि, आदि, अयादि संधि, गुण संधि। तो जो व्यायाम में होगा यह यण संधि का उदाहरण है। 27 नंबर का प्रश्न है, गढ़वाली कुमाऊनी बोली किस बहुल के अंतर्गत आती है ना? तो किस बहुल के अंतर्गत आएगी? ओकार बहुल, उदासीन बहुल, आकार बहुल, इकार बहुल। तो गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का जो बहुल क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? आकार बहुल होगा। आकार बहुल के अंतर्गत खड़ी बोली, दक्कनी और बंगारू ये बोली भी आकार बहुल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि ब्रज भाषा ये भाषा जो है ओकार बहुल के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा काल लिखा है? यहाँ पे काल होगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा काल होगा? पूर्णभूत, हेतु हेतु मदभूत, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत। तो 28 नंबर का सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी हेतु हेतु मदभूत। अब क्यों होगा हेतु हेतु मदभूत? देखो यहाँ मिश्रित वाक्य का भी एक उदाहरण है ये। ठीक है। यहाँ पर यदि वदि इस प्रकार का आता है जहाँ पर शब्द ना, तो हेतु हेतु भूत में क्या होता है? जब एक क्रिया हो या ना हो, एक क्रिया होने ना होने पर दूसरी क्रिया का हो जाना, यहाँ पर हेतु हेतु मदभूत होगा। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है, निर्दयी में कौन सा समास होगा? इसको सही कर लेना। निर्दयी में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारी, दिग्गु समाज, बहुब्रीहि समाज। तो निर्दयी में कौन सा समाज होगा? आपने नोट कर लिया होगा। निर्दयी में जो होगा यह बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। 30 नंबर का प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जो वर्णों को समूह को क्या कहते हैं? क्रिया, वर्णमाला, अक्षर या शब्द? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। 31 नंबर का प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी अवत जाति पर सिल पर परत निशान में कौन सा अलंकार होगा? असंगत, यमक, दृष्टांत, अनुप्रास। तो आपने इस वाक्य को काफ़ी सुना होगा और काफ़ी जो पढ़ने वाले हैं और आजकल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह युक्ति, यह पंक्तियाँ औषधि का काम करती है कि किस प्रकार से हमें लगातार परिश्रम करना है और अभ्यास और परिश्रम के बल पर अपनी सफलता पानी है। तो यह उदाहरण किस अलंकार का होगा? तो आपने नोट कर लिया होगा,
यह उदाहरण जो है दृष्टांत अलंकार का है। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन जो है इस किसका होगा, यह किसका उदाहरण है, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न, ई और ई ए का उच्चारण स्थान होगा। ई ए का उच्चारण स्थान होगा अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग और संवर्त भाग। तो ई और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपने नोट कर लिया होगा। यह उच्चारण स्थान होगा क्या, अग्र भाग, जबकि मध्य भाग में क्या आता है, औ आता है, और पश्चिम भाग में जो है आ, ऊ और ओ आते हैं। ये भी आप नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, प्रतीक, उपमा, दीपक या श्लेष। तो जहां उपमेय को उपमान से ही श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां होगा प्रतीक अलंकार। प्रतीक अलंकार उपमा का उल्टा प्रतीक होगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, उपेंद्र वर्जा, इंद्र वर्जा, शालिनी और भुजंगी जो ये छंद हैं इनमें कितनी मात्राएं होती है। बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, कई बार आ जाता है ये। उपेंद्र वर्जा, इंद्र वर्जा, शालिनी, भुजंगी में कितनी मात्राएं होती हैं, 12, 11, 16 या 13। तो इसका सही आंसर होगा, इनमें जो छंद में मात्राएं होती हैं यह होती हैं 11। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न है, नौवा रस, देखो मीन रस 8 ही थे और भरत मुनि ने 8 माने, तो उसमें जो नौवा रस जोड़ा गया था, नौवा रस शांत रस का प्रवर्तन किसने किया, उद्भट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इस शब्द को जरा सही कर लेना, उद्भट सही कर लेना, इसको उद्दट हो गया ये, उद्भट। हाँ ठीक है, उद्भट। विश्वनाथ, जगतनाथ, रूप गोस्वामी। तो जो नौवा रस के प्रवर्तन किया था किस आचार्य ने किया था, तो यह क्या था, उद्भट ने किया था। ठीक है, आगे 36 नंबर का प्रश्न है, आकलन करने से काफ़ी समय ज़्यादा ही बीत रहा है। तो 36 नंबर का प्रश्न है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागार, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागार में कौन सा छंद होगा। तो इसमें रोला, चौपाई, सरोठा, बरवे। तो इसमें कौन सा छंद होगा, आपने आकलन कर लिया होगा कि इसमें कौन सा छंद होगा। तो इसमें जो छंद होगा ये चौपाई होगा। आपने जो है मात्राओं की गणना कर ली होगी, है ना। बरवे में 19 होते हैं, रोला में भी 24 होते हैं, सोटा में भी 24 होते हैं। तो इस प्रकार से आप इन मात्राओं संधि समाज पर भी आपने नज़र डालनी है। 37 नंबर का प्रश्न है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा, प्रिय होना, अप्रिय होना, अति प्रिय होना और बेकार होना। तो नाक का बाल होने का मतलब क्या है, प्रिय है या अप्रिय है, अति प्रिय है या बेकार है। तो यह होगा अति प्रिय। नाक का बाल सबको ही अति प्रिय लगता है। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कैलाश, कलश, अधीन, बारात। तो आपने आकलन कर लिया होगा, मात्रा देख ली होगी कि किस मात्रा में कौन सी मात्रा कम है ना, कर लिया आपने आकलन। तो यह होगा आधीन नहीं होता, अधीन होता है, और बारात जो है यही शुद्ध है। काफ़ी बार हम देखते हैं, आपने देखा होगा और आप सोच भी रहे होंगे कि नहीं मेरी बारात ही, मैंने तो बारात में बारात लिखा था। तो आप उस बात पर मत जाना, शुद्धता की बात आएगी तो बारात नहीं होगा, बाराती होगा। जैसे कि आपने देखा होगा मिष्ठान, कई जगहों में मिष्ठान लिखा रहता है, तो मिष्ठान होता है, मिष्ठान नहीं होता है। आप इस पॉइंट को याद नोट कर लेना,
ऐसे मत सोचना कि मेरी बारात में तो ऐसे छपा था कार्ड में, लेकिन शुद्ध बारात होगा। इसका आधीन जो है अशुद्ध शब्द होगा, ठीक है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए था इसमें, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो रुमाल, घाघरा, दुपट्टा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से? आपने आकलन कर लिया होगा अच्छी तरह से, और जो महिलाएं हैं उन्होंने तो बेहतर रूप से आकलन कर लिया होगा कि स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा आता है। स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। ऐसा कर लेना इसको, रुमाल, घाघरा और दुपट्टा। तो इसका सही आकलन कर लिया होगा आपने कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं इसमें से। कन्फ्यूजन बहुत बन गया होगा लगता है मुझे, लेकिन वास्तविकता इसमें यही है कि इसमें से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, ठीक है। रुमाल भी स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से कोई नहीं। रुमाल भी, घाघरा भी, दुपट्टा भी, मोज, ये सारे शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं, नोट कर लेना। कुर्ता हो गया, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देवनागरी लिपि में कौन सा लिपि में देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देवनागरी लिपि अक्षरी है, देवनागरी लिपि बैगानी लिपि है, देवनागरी लिपि एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो आपने आकलन कर लिया होगा, देवनागरी लिपि जो है दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती है, बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने ज़्यादा आकलन इसलिए नहीं किया कि 40 क्वेश्चन में बहुत समय लग जाता है, और आप फटाफट इसको देखोगे तो फिर आप ना आकलन आप खुद ही कर सकते हो। जैसे आपको पेपर मिलेगा आप पढ़ोगे। तो मित्रों, आपको ये प्रैक्टिस सेट बनाने में मुझे भी काफ़ी समय लगा। 2-3 दिन से मैं इस प्रैक्टिस सेट को बना रहा हूँ। टाइपिंग करनी पड़ती है, फिर इसको देखना पड़ता है, फिर इसका निचोड़ निकालना पड़ता है, निष्कर्ष भी करना पड़ता है। कई क्वेश्चन अगर बीच में कहीं भी गलती हुई होगी तो क्षमा चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। कहीं पर गलत भी हुआ होगा तो फिर भी मैं वहाँ पर पिन करके उस शब्द को या उस वाक्य को सही कर लेता हूँ। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आदमी स्वयं अगर अध्ययन करते हैं तो उनको लगता होगा कि अगर ये अच्छा बना है तो अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाने का कास्ट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगर आपको इतना कुछ मैटर मिल रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।